बारिश की तेज बूंदें रात के अंधेरे को और डरावना बना रही थी। सड़क के किनारे लगे पुराने बिजली के खंभे से बार बार चिंगारियां निकल रही थी और उसी पीली टिमटिमाती रोशनी के नीचे एक औरत फटे हुए मैले कपड़ों में अपने कांपते हाथ आगे बढ़ाकर लोगों से बस 2 वक्त की रोटी मांग रही थी। लेकिन उस औरत की आंखों में जो दर्द था वो किसी भूख से बड़ा था, जैसे उसने सिर्फ खाना नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी खो दी हो। और तभी उसी सड़क पर अचानक लाल बत्ती वाली एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही चारों तरफ खड़े लोग तुरंत सीधे होकर खड़े हो गए, क्योंकि गाड़ी में बैठा इंसान कोई आम आदमी नहीं बल्कि जिले का सबसे ईमानदार और सख्त आईएएस अधिकारी आदित्य राणा था, जिसकी एक आवाज पर बड़े बड़े लोग काम जाया करते थे। लेकिन उस रात उसकी जिंदगी में जो होने वाला था उसने उसके अंदर के इंसान को पूरी तरह तोड़ देना था। आदित्य राणा अपनी सरकारी मीटिंग खत्म करके वापस लौट रहा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह गंभीर था। आंखों में वही शक्ति थी जिसने उसे पूरे जिले में मशहूर बना दिया था। लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन भी था, ऐसा खालीपन जिसे वो पिछले 4 साल से अपने सीने में दबाए घूम रहा था। क्योंकि 4 साल पहले उसकी पत्नी नंदिता अचानक बिना कुछ बताए गायब हो गई थी और लाख कोशिशों के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला था। पुलिस, सीबीआई, प्राइवेट एजेंसियां, हर जगह तलाश हुई, लेकिन नंदिता जैसे धरती से गायब हो गई थी। और उसी दिन से आदित्य ने अपने दिल को पत्थर बना लिया था। गाड़ी आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक आदित्य की नजर सड़क किनारे बैठी उस भिखारी औरत पर पड़ी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी आंखें उस औरत पर जाकर ठहर गई, जैसे दिल ने अचानक कोई पुराना दर्द महसूस कर लिया हो। उसने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। ड्राइवर ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि आदित्य कभी सड़क किनारे किसी भिखारी पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन उस रात उसके चेहरे पर अजीब बेचैनी थी। आदित्य धीरे धीरे गाड़ी से उतरा। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। उसके जूते पानी में भीग रहे थे, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ उस औरत पर टिकी थी। वो औरत सिर झुकाए बैठी थी। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरा धूल और मिट्टी से भरा हुआ था और हाथों में पुराने जख्मों के निशान थे। आदित्य उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही उस औरत ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया, आदित्य की सांसें वहीं रुक गई। उसकी आंखें फैल गई, शरीर कांपने लगा और अगले ही पल उसके मुंह से सिर्फ एक नाम निकला, नंदिता। वो औरत भी उसे देखकर कुछ पल के लिए पत्थर बन गई। उसकी आंखों में अचानक डर उतर आया, होंठ कांपने लगे और फिर उसने तेजी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे वो नहीं चाहती थी कि आदित्य उसे पहचान ले। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आदित्य की दुनिया उसकी आंखों के सामने टूट चुकी थी। जिस औरत को उसने 4 साल पहले अपने हाथों से दुल्हन बनाकर घर लाया था, जो हमेशा हंसती रहती थी, जो उसके हर दुख में उसके साथ खड़ी रहती थी, जो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती थी, आज वही औरत सड़क पर भीख मांग रही थी। आदित्य के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें भर चुकी थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। उसने कांपती आवाज में पूछा, नंदिता, ये सब क्या है? तुम यहां इस हालत में कैसे? लेकिन नंदिता ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो बस जमीन की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, साहब, आपने शायद किसी और को पहचान लिया है। मैं नंदिता नहीं हूं। उसकी आवाज सुनते ही आदित्य का दिल और ज्यादा टूट गया, क्योंकि ये वही आवाज थी जिसे वो 4 साल से हर रात अपने सपनों में सुनता था। आदित्य वही सड़क पर घुटनों के बल बैठ गया। बारिश का पानी उसके चेहरे पर गिर रहा था, लेकिन उसके आंसू उससे भी ज्यादा बह रहे थे। आसपास खड़े लोग हैरानी से ये सब देख रहे थे, क्योंकि पहली बार उन्होंने जिले के सबसे सख्त अधिकारी को इस तरह टूटते देखा था। आदित्य ने कांपते हाथों से नंदिता का चेहरा अपनी तरफ घुमाने की कोशिश की, लेकिन नंदिता अचानक डरकर पीछे हट गई, जैसे उसके अंदर कोई गहरा डर बैठ चुका हो। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। मुझसे दूर रहिए साहब,
प्लीज, मैं अब आपके लायक नहीं रही। ये शब्द सुनते ही आदित्य के सीने में जैसे किसी ने खंजर घूम दिया हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी पत्नी ऐसा क्यों बोल रही है। वो कौन सा दर्द था जिसने नंदिता को जिंदा रहते हुए भी अंदर से मार दिया था। आदित्य ने तुरंत अपने ड्राइवर को गाड़ी से कंबल लाने को कहा। उसने अपने हाथों से नंदिता को कंबल ओढ़ाया, लेकिन नंदिता बार बार खुद को उससे दूर करने की कोशिश कर रही थी, जैसे उसे डर हो कि अगर वो आदित्य के करीब रही तो कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। आदित्य अब खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आवाज भर्रा गई। 4 साल, 4 साल तक मैं हर जगह तुम्हें ढूंढता रहा नंदिता। हर मंदिर में गया, हर दरगाह में गया। मैंने भगवान से सिर्फ एक चीज मांगी थी कि तुम मुझे एक बार मिल जाओ, लेकिन तुम इस हालत में। आखिर किसने किया ये सब? नंदिता की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन वो अब भी चुप थी। उसकी चुप्पी में इतना दर्द था कि आदित्य का दिल फटने लगा था। तभी अचानक पीछे से एक बूढ़ी औरत वहां आई, जिसने शायद नंदिता को लंबे समय से देखा था। उसने आदित्य को देखकर कहा, बाबूजी, ये लड़की पिछले 3 साल से यही भीख मांग रही है, लेकिन ये किसी से ज्यादा बात नहीं करती। रात में अक्सर डरकर चिल्लाने लगती है और कई बार किसी आदित्य नाम के आदमी को पुकारते हुए रोती रहती है। ये सुनते ही आदित्य पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों के सामने वो सारी रातें घूमने लगी। जब वो अकेले अपने कमरे में बैठकर नंदिता की तस्वीर देखकर रोता था, उसे लगता था कि शायद नंदिता अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन सच तो उससे भी ज्यादा दर्दनाक था। आदित्य ने धीरे से पूछा, नंदिता, मेरे साथ चलो, घर चलो। लेकिन ये सुनते ही नंदिता अचानक जोर जोर से सिर हिलाने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई, चेहरा डर से सफेद पड़ गया और फिर वो कांपती आवाज में बोली, नहीं, नहीं आदित्य, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अगर मैं गई तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। ये सुनते ही आदित्य की आंखों में हैरानी उतर आई। कौन लोग? कौन मार देगा मुझे? नंदिता ने तुरंत अपने होंठ भींच लिए, जैसे उससे गलती हो गई हो। उसने डरकर चारों तरफ देखा, फिर अचानक वो उठी और भागने लगी। लेकिन कुछ कदम चलते ही उसका कमजोर शरीर लड़खड़ा गया और वो सड़क पर गिर पड़ी। आदित्य भागकर उसके पास पहुंचा। उसने नंदिता को अपनी बाहों में उठा लिया और उसी पल आदित्य को महसूस हुआ कि नंदिता का शरीर बुखार से तप रहा था। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी, जैसे पिछले कई सालों से उसने ठीक से खाना तक नहीं खाया हो। आदित्य ने तुरंत उसे गाड़ी में बैठाया और अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। लेकिन गाड़ी में बैठते ही नंदिता ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो सिर्फ एक बात बार बार कह रही थी, आदित्य, तुम सच जानोगे तो टूट जाओगे। गाड़ी तेज बारिश को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन आदित्य के दिल में उससे भी बड़ा तूफान चल रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसकी पत्नी सिर्फ लापता नहीं हुई थी, बल्कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और उसी रात अस्पताल पहुंचने के बाद आदित्य को नंदिता की फाइल में एक ऐसा नाम दिखने वाला था जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती, क्योंकि उस नाम का रिश्ता उसके अपने परिवार से जुड़ा था। क्या था वो सच? क्या सच में नंदिता की जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई अपना था? और अगर था, तो आखिर 4 साल तक आदित्य उससे अनजान कैसे रहा? अगर आप जानना चाहते हैं कि नंदिता के साथ उन 4 सालों में क्या हुआ और वो कौन लोग थे जिनसे वो आज भी डर रही थी, तो बताइए, क्या आदित्य सच जानने के बाद इंसाफ करेगा या उसका अपना रिश्ता उसे कमजोर बना देगा? बारिश की तेज बूंदें रात के अंधेरे को और डरावना बना रही थी। सड़क के किनारे लगे पुराने बिजली के खंभे से बार बार चिंगारियां निकल रही थी और उसी पीली टिमटिमाती रोशनी के नीचे एक औरत फटे हुए मैले कपड़ों में अपने कांपते हाथ आगे बढ़ाकर लोगों से बस 2 वक्त की रोटी मांग रही थी। लेकिन उस औरत की आंखों में जो दर्द था, वो किसी भूख से बड़ा था, जैसे उसने सिर्फ खाना नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी खो दी हो।
और तभी उसी सड़क पर अचानक लाल बत्ती वाली एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही चारों तरफ खड़े लोग तुरंत सीधे होकर खड़े हो गए, क्योंकि गाड़ी में बैठा इंसान कोई आम आदमी नहीं, बल्कि जिले का सबसे ईमानदार और सख्त आईएएस अधिकारी आदित्य राणा था, जिसकी एक आवाज पर बड़े बड़े लोग काम जाया करते थे। लेकिन उस रात उसकी जिंदगी में जो होने वाला था, उसने उसके अंदर के इंसान को पूरी तरह तोड़ देना था। आदित्य राणा अपनी सरकारी मीटिंग खत्म करके वापस लौट रहा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह गंभीर था। आंखों में वही शक्ति थी जिसने उसे पूरे जिले में मशहूर बना दिया था। लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन भी था, ऐसा खालीपन जिसे वो पिछले 4 साल से अपने सीने में दबाए घूम रहा था। क्योंकि 4 साल पहले उसकी पत्नी नंदिता अचानक बिना कुछ बताए गायब हो गई थी, और लाख कोशिशों के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला था। पुलिस, सीबीआई, प्राइवेट एजेंसियां, हर जगह तलाश हुई, लेकिन नंदिता जैसे धरती से गायब हो गई थी। और उसी दिन से आदित्य ने अपने दिल को पत्थर बना लिया था। गाड़ी आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक आदित्य की नजर सड़क किनारे बैठी उस भिखारी औरत पर पड़ी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी आंखें उस औरत पर जाकर ठहर गई, जैसे दिल ने अचानक कोई पुराना दर्द महसूस कर लिया हो। उसने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। ड्राइवर ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि आदित्य कभी सड़क किनारे किसी भिखारी पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन उस रात उसके चेहरे पर अजीब बेचैनी थी। आदित्य धीरे धीरे गाड़ी से उतरा। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। उसके जूते पानी में भीग रहे थे, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ उस औरत पर टिकी थी। वो औरत सिर झुकाए बैठी थी। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरा धूल और मिट्टी से भरा हुआ था, और हाथों में पुराने जख्मों के निशान थे। आदित्य उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही उस औरत ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया, आदित्य की सांसें वहीं रुक गई। उसकी आंखें फैल गई, शरीर कांपने लगा, और अगले ही पल उसके मुंह से सिर्फ एक नाम निकला, नंदिता। वो औरत भी उसे देखकर कुछ पल के लिए पत्थर बन गई। उसकी आंखों में अचानक डर उतर आया, होंठ कांपने लगे, और फिर उसने तेजी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे वो नहीं चाहती थी कि आदित्य उसे पहचान ले। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आदित्य की दुनिया उसकी आंखों के सामने टूट चुकी थी। जिस औरत को उसने 4 साल पहले अपने हाथों से दुल्हन बनाकर घर लाया था, जो हमेशा हंसती रहती थी, जो उसके हर दुख में उसके साथ खड़ी रहती थी, जो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती थी, आज वही औरत सड़क पर भीख मांग रही थी। आदित्य के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें भर चुकी थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। उसने कांपती आवाज में पूछा, नंदिता, ये सब क्या है? तुम यहां इस हालत में कैसे? लेकिन नंदिता ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो बस जमीन की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, साहब, आपने शायद किसी और को पहचान लिया है। मैं नंदिता नहीं हूं। उसकी आवाज सुनते ही आदित्य का दिल और ज्यादा टूट गया, क्योंकि ये वही आवाज थी जिसे वो 4 साल से हर रात अपने सपनों में सुनता था। आदित्य वही सड़क पर घुटनों के बल बैठ गया। बारिश का पानी उसके चेहरे पर गिर रहा था, लेकिन उसके आंसू उससे भी ज्यादा बह रहे थे। आसपास खड़े लोग हैरानी से ये सब देख रहे थे, क्योंकि पहली बार उन्होंने जिले के सबसे सख्त अधिकारी को इस तरह टूटते देखा था। आदित्य ने कांपते हाथों से नंदिता का चेहरा अपनी तरफ घुमाने की कोशिश की, लेकिन नंदिता अचानक डरकर पीछे हट गई, जैसे उसके अंदर कोई गहरा डर बैठ चुका हो। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। मुझसे दूर रहिए साहब, प्लीज, मैं अब आपके लायक नहीं रही। ये शब्द सुनते ही आदित्य के सीने में जैसे किसी ने खंजर घूम दिया हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी पत्नी ऐसा क्यों बोल रही है। वो कौन सा दर्द था जिसने नंदिता को जिंदा रहते हुए भी अंदर से मार दिया था। आदित्य ने तुरंत अपने ड्राइवर को गाड़ी से कंबल लाने को कहा। उसने अपने हाथों से नंदिता को कंबल ओढ़ाया, लेकिन नंदिता बार बार खुद को उससे दूर करने की कोशिश कर रही थी,
जैसे उसे डर हो कि अगर वो आदित्य के करीब रही तो कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। आदित्य अब खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आवाज भर्रा गई। 4 साल, 4 साल तक मैं हर जगह तुम्हें ढूंढता रहा नंदिता। हर मंदिर में गया, हर दरगाह में गया। मैंने भगवान से सिर्फ एक चीज मांगी थी कि तुम मुझे एक बार मिल जाओ। लेकिन तुम इस हालत में, आखिर किसने किया ये सब? नंदिता की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन वो अब भी चुप थी। उसकी चुप्पी में इतना दर्द था कि आदित्य का दिल फटने लगा था। तभी अचानक पीछे से एक बूढ़ी औरत वहां आई, जिसने शायद नंदिता को लंबे समय से देखा था। उसने आदित्य को देखकर कहा, बाबूजी, ये लड़की पिछले 3 साल से यही भीख मांग रही है, लेकिन ये किसी से ज्यादा बात नहीं करती। रात में अक्सर डरकर चिल्लाने लगती है और कई बार किसी आदित्य नाम के आदमी को पुकारते हुए रोती रहती है। ये सुनते ही आदित्य पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों के सामने वो सारी रातें घूमने लगी। जब वो अकेले अपने कमरे में बैठकर नंदिता की तस्वीर देखकर रोता था, उसे लगता था कि शायद नंदिता अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन सच तो उससे भी ज्यादा दर्दनाक था। आदित्य ने धीरे से पूछा, नंदिता, मेरे साथ चलो, घर चलो। लेकिन ये सुनते ही नंदिता अचानक जोर जोर से सिर हिलाने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई, चेहरा डर से सफेद पड़ गया और फिर वो कांपती आवाज में बोली, नहीं, नहीं आदित्य, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अगर मैं गई तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। ये सुनते ही आदित्य की आंखों में हैरानी उतर आई। कौन लोग? कौन मार देगा मुझे? नंदिता ने तुरंत अपने होंठ भींच लिए, जैसे उससे गलती हो गई हो। उसने डरकर चारों तरफ देखा। फिर अचानक वो उठी और भागने लगी। लेकिन कुछ कदम चलते ही उसका कमजोर शरीर लड़खड़ा गया और वो सड़क पर गिर पड़ी। आदित्य भागकर उसके पास पहुंचा। उसने नंदिता को अपनी बाहों में उठा लिया और उसी पल आदित्य को महसूस हुआ कि नंदिता का शरीर बुखार से तप रहा था। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी, जैसे पिछले कई सालों से उसने ठीक से खाना तक नहीं खाया हो। आदित्य ने तुरंत उसे गाड़ी में बैठाया और अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। लेकिन गाड़ी में बैठते ही नंदिता ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो सिर्फ एक बात बार बार कह रही थी, आदित्य, तुम सच जानोगे तो टूट जाओगे। गाड़ी तेज बारिश को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन आदित्य के दिल में उससे भी बड़ा तूफान चल रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसकी पत्नी सिर्फ लापता नहीं हुई थी, बल्कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और उसी रात अस्पताल पहुंचने के बाद आदित्य को नंदिता की फाइल में एक ऐसा नाम दिखने वाला था जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती, क्योंकि उस नाम का रिश्ता उसके अपने परिवार से जुड़ा था। क्या था वो सच? क्या सच में नंदिता की जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई अपना था? और अगर था, तो आखिर 4 साल तक आदित्य उससे अनजान कैसे रहा? अगर आप जानना चाहते हैं कि नंदिता के साथ उन 4 सालों में क्या हुआ और वो कौन लोग थे जिनसे वो आज भी डर रही थी, तो बताइए, क्या आदित्य सच जानने के बाद इंसाफ करेगा या उसका अपना रिश्ता उसे कमजोर बना देगा? अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर आदित्य बेचैनी से लगातार चक्कर लगा रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि जिस औरत को उसने 4 साल तक सिर्फ यादों में जिंदा रखा था, वो आज उसके सामने जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। डॉक्टर अंदर नंदिता का इलाज कर रहे थे और बाहर आदित्य की सांसें हर पल अटक रही थी। उसके कानों में बार बार नंदिता की वही कांपती हुई आवाज गूंज रही थी, अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। आखिर कौन थे वो लोग? आदित्य के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन जवाब सिर्फ नंदिता के पास था, और वो भी इतनी डरी हुई थी कि सच बोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रही थी। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। आदित्य तुरंत उनके पास भागा और घबराई हुई आवाज में बोला, डॉक्टर, मेरी पत्नी ठीक तो है ना? डॉक्टर ने गहरी सांस ली
और कहा, देखिए मिस्टर राणा, इनकी हालत बहुत खराब है। शरीर में खून की भारी कमी है, कई पुराने जख्म हैं, और सबसे बड़ी बात, ये पिछले कई सालों से मानसिक डर में जी रही है। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने बहुत बुरी यातनाएं झेली है। ये सुनते ही आदित्य की आंखें भर आई। उसके अंदर गुस्से का तूफान उठने लगा, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि नंदिता खुद उसे छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि उसके साथ कुछ बहुत भयानक हुआ था। डॉक्टर ने आगे कहा, फिलहाल इन्हें होश आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इन्हें किसी भी तरह का मानसिक तनाव मत दीजिएगा। आदित्य चुपचाप सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। उसने अपनी दोनों हथेलियों से चेहरा ढक लिया और 4 साल बाद पहली बार वो फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि जिस दर्द को वो अकेले झेलता रहा, उससे 1000 गुना ज्यादा दर्द नंदिता ने झेला था। कुछ देर बाद नर्स ने आकर बताया कि मरीज को होश आ गया है। आदित्य तेजी से कमरे के अंदर गया। कमरे में हल्की नीली रोशनी जल रही थी। मशीनों की बीप बीप पूरे कमरे में गूंज रही थी और बिस्तर पर लेटी नंदिता बेहद कमजोर लग रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर आदित्य पर पड़ी, उसकी आंखों में फिर वही डर उतर आया। आदित्य धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठ गया। उसने बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में बोला, डर मत नंदिता, अब मैं आ गया हूं। अब तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन यह सुनते ही नंदिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम नहीं जानते आदित्य, जिन लोगों से तुम लड़ने जा रहे हो वो बहुत ताकतवर है। आदित्य की आंखों में गुस्सा उतर आया। मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है जब बात मेरी पत्नी की हो। अब मुझे सच जानना है, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? नंदिता कुछ पल तक चुप रही, जैसे वो अंदर ही अंदर टूट रही हो। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उस दिन याद है, तुम दिल्ली मीटिंग के लिए गए थे और मैं घर पर अकेली थी। आदित्य ने सिर हिलाया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। नंदिता बोली, उस रात घर में तुम्हारे बड़े भाई विक्रम आए थे। ये नाम सुनते ही आदित्य की आंखें फैल गई। विक्रम राणा, उसका बड़ा भाई, जिसे वो अपने पिता के बाद सबसे ज्यादा सम्मान देता था, जिसने बचपन में उसे अपनी गोद में खिलाया था। क्या उसका इस सबसे कोई रिश्ता हो सकता था? नंदिता ने कांपती आवाज में आगे कहा, विक्रम भैया उस रात नशे में थे। पहले तो उन्होंने अजीब बातें करनी शुरू की, फिर अचानक उनका व्यवहार बदल गया। मैं डर गई थी। मैंने उन्हें जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नंदिता की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जब मैंने उनका विरोध किया तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। मैं चीखी, लेकिन तभी उनके साथ आए 2 आदमी अंदर घुस आए। उन्होंने मेरा मुंह दबा दिया। आदित्य की मुट्ठियां कस चुकी थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। नहीं, ये झूठ है, वो बड़बड़ाया, क्योंकि उसका दिल इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन नंदिता की हालत खुद चीख चीख कर बता रही थी कि वो झूठ नहीं बोल रही। नंदिता ने कांपती हुई आवाज में आगे कहा, उन्होंने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया और शहर से बहुत दूर एक पुराने फार्म हाउस में ले गए। मैं लगातार रोती रही, तुमको पुकारती रही, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। आदित्य अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसके सीने में दर्द बढ़ता जा रहा था। फिर क्या हुआ? नंदिता ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो उन दर्दनाक यादों को दोबारा जी रही हो। वहां मुझे कई दिनों तक बंद रखा गया। मुझे मारा गया, भूखा रखा गया, और बार बार सिर्फ एक बात कही जाती थी कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो तुम्हें मार देंगे। ये सुनते ही आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका अपना भाई इतना गिर कैसे सकता है, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। नंदिता ने कांपते हुए कहा, एक रात मैंने विक्रम भैया को फोन पर किसी से बात करते सुना। वो कह रहे थे कि अगर आदित्य को रास्ते से हटाना है तो पहले उसकी सबसे बड़ी ताकत को खत्म करना होगा।
आदित्य की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे पहली बार एहसास हुआ कि नंदिता सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि उसकी ताकत थी, और किसी ने उसी ताकत को तोड़कर उसे अंदर से खत्म करने की कोशिश की थी। नंदिता आगे बोली, कुछ महीनों बाद जब उन्हें लगा कि मैं पूरी तरह टूट चुकी हूं, तो उन्होंने मुझे शहर के बाहर छोड़ दिया। मैं किसी तरह जिंदा रही, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आई। आदित्य ने तुरंत पूछा, क्यों? तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? नंदिता जोर जोर से रोने लगी। क्योंकि मैं डर गई थी आदित्य। मुझे लगता था अगर मैं वापस आई तो वो तुम्हें मार देंगे, और मैं तुम्हें खो नहीं सकती थी। ये सुनते ही आदित्य पूरी तरह टूट गया। जिस औरत को वो 4 साल तक गलत समझता रहा, वो तो उससे दूर रहकर उसकी जिंदगी बचा रही थी। आदित्य ने नंदिता का हाथ कसकर पकड़ लिया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो नंदिता, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। नंदिता ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द तो था, लेकिन प्यार आज भी वैसा ही था। लेकिन तभी अचानक अस्पताल के बाहर जोर की ब्रेक लगने की आवाज आई। आदित्य ने खिड़की से बाहर देखा, और अगले ही पल उसका चेहरा सख्त हो गया। अस्पताल के बाहर काली गाड़ियों का काफिला आकर रुका था, और उनमें से उतर रहा था उसका बड़ा भाई विक्रम राणा। विक्रम के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि गुस्सा था। जैसे उसे पता चल चुका था कि नंदिता जिंदा है। आदित्य की आंखों में अब सिर्फ एक चीज बची थी, बदला। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में अस्पताल के अंदर जो होने वाला है, वो उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बन जाएगा। क्या विक्रम सच में अपने भाई को भी मार सकता है? क्या आदित्य अपने ही परिवार के खिलाफ जाकर नंदिता को इंसाफ दिला पाएगा? और आखिर विक्रम को आदित्य से इतनी नफरत क्यों थी? अगर आप जानना चाहते हैं कि अस्पताल में आदित्य और विक्रम के बीच क्या हुआ, तो बताइए। अगर आपका अपना ही परिवार आपके साथ धोखा करे, तो क्या आप रिश्ते बचाएंगे या इंसाफ करेंगे? बारिश की तेज बूंदें रात के अंधेरे को और डरावना बना रही थी। सड़क के किनारे लगे पुराने बिजली के खंभे से बार बार चिंगारियां निकल रही थी, और उसी पीली टिमटिमाती रोशनी के नीचे एक औरत फटे हुए मैले कपड़ों में अपने कांपते हाथ आगे बढ़ाकर लोगों से बस 2 वक्त की रोटी मांग रही थी। लेकिन उस औरत की आंखों में जो दर्द था, वो किसी भूख से बड़ा था। जैसे उसने सिर्फ खाना नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी खो दी हो। और तभी उसी सड़क पर अचानक लाल बत्ती वाली एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही चारों तरफ खड़े लोग तुरंत सीधे होकर खड़े हो गए, क्योंकि गाड़ी में बैठा इंसान कोई आम आदमी नहीं, बल्कि जिले का सबसे ईमानदार और सख्त आईएएस अधिकारी आदित्य राणा था, जिसकी एक आवाज पर बड़े बड़े लोग काम जाया करते थे। लेकिन उस रात उसकी जिंदगी में जो होने वाला था, उसने उसके अंदर के इंसान को पूरी तरह तोड़ देना था। आदित्य राणा अपनी सरकारी मीटिंग खत्म करके वापस लौट रहा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह गंभीर था। आंखों में वही शक्ति थी जिसने उसे पूरे जिले में मशहूर बना दिया था। लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन भी था, ऐसा खालीपन जिसे वो पिछले 4 साल से अपने सीने में दबाए घूम रहा था। क्योंकि 4 साल पहले उसकी पत्नी नंदिता अचानक बिना कुछ बताए गायब हो गई थी, और लाख कोशिशों के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला था। पुलिस, सीबीआई, प्राइवेट एजेंसियां, हर जगह तलाश हुई, लेकिन नंदिता जैसे धरती से गायब हो गई थी। और उसी दिन से आदित्य ने अपने दिल को पत्थर बना लिया था। गाड़ी आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक आदित्य की नजर सड़क किनारे बैठी उस भिखारी औरत पर पड़ी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी आंखें उस औरत पर जाकर ठहर गई, जैसे दिल ने अचानक कोई पुराना दर्द महसूस कर लिया हो। उसने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। ड्राइवर ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि आदित्य कभी सड़क किनारे किसी भिखारी पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन उस रात उसके चेहरे पर अजीब बेचैनी थी। आदित्य धीरे धीरे गाड़ी से उतरा। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। उसके जूते पानी में भीग रहे थे, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ उस औरत पर टिकी थी। वो औरत सिर झुकाए बैठी थी,
उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरा धूल और मिट्टी से भरा हुआ था और हाथों में पुराने जख्मों के निशान थे। आदित्य उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही उस औरत ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया, आदित्य की सांसें वहीं रुक गई। उसकी आंखें फैल गई, शरीर कांपने लगा और अगले ही पल उसके मुंह से सिर्फ एक नाम निकला, नंदिता। वो औरत भी उसे देखकर कुछ पल के लिए पत्थर बन गई। उसकी आंखों में अचानक डर उतर आया, होंठ कांपने लगे और फिर उसने तेजी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे वो नहीं चाहती थी कि आदित्य उसे पहचान ले। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आदित्य की दुनिया उसकी आंखों के सामने टूट चुकी थी। जिस औरत को उसने 4 साल पहले अपने हाथों से दुल्हन बनाकर घर लाया था, जो हमेशा हंसती रहती थी, जो उसके हर दुख में उसके साथ खड़ी रहती थी, जो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती थी, आज वही औरत सड़क पर भीख मांग रही थी। आदित्य के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें भर चुकी थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। उसने कांपती आवाज में पूछा, नंदिता, ये सब क्या है? तुम यहां इस हालत में कैसे? लेकिन नंदिता ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो बस जमीन की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, साहब, आपने शायद किसी और को पहचान लिया है, मैं नंदिता नहीं हूं। उसकी आवाज सुनते ही आदित्य का दिल और ज्यादा टूट गया, क्योंकि ये वही आवाज थी जिसे वो 4 साल से हर रात अपने सपनों में सुनता था। आदित्य वही सड़क पर घुटनों के बल बैठ गया। बारिश का पानी उसके चेहरे पर गिर रहा था, लेकिन उसके आंसू उससे भी ज्यादा बह रहे थे। आसपास खड़े लोग हैरानी से ये सब देख रहे थे, क्योंकि पहली बार उन्होंने जिले के सबसे सख्त अधिकारी को इस तरह टूटते देखा था। आदित्य ने कांपते हाथों से नंदिता का चेहरा अपनी तरफ घुमाने की कोशिश की, लेकिन नंदिता अचानक डरकर पीछे हट गई, जैसे उसके अंदर कोई गहरा डर बैठ चुका हो। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। मुझसे दूर रहिए साहब, प्लीज, मैं अब आपके लायक नहीं रही। ये शब्द सुनते ही आदित्य के सीने में जैसे किसी ने खंजर घूम दिया हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी पत्नी ऐसा क्यों बोल रही है। वो कौन सा दर्द था जिसने नंदिता को जिंदा रहते हुए भी अंदर से मार दिया था। आदित्य ने तुरंत अपने ड्राइवर को गाड़ी से कंबल लाने को कहा। उसने अपने हाथों से नंदिता को कंबल ओढ़ाया, लेकिन नंदिता बार बार खुद को उससे दूर करने की कोशिश कर रही थी, जैसे उसे डर हो कि अगर वो आदित्य के करीब रही तो कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। आदित्य अब खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आवाज भर्रा गई, 4 साल तक मैं हर जगह तुम्हें ढूंढता रहा नंदिता। हर मंदिर में गया, हर दरगाह में गया। मैंने भगवान से सिर्फ एक चीज मांगी थी कि तुम मुझे एक बार मिल जाओ, लेकिन तुम इस हालत में। आखिर किसने किया ये सब? नंदिता की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन वो अब भी चुप थी। उसकी चुप्पी में इतना दर्द था कि आदित्य का दिल फटने लगा था। तभी अचानक पीछे से एक बूढ़ी औरत वहां आई, जिसने शायद नंदिता को लंबे समय से देखा था। उसने आदित्य को देखकर कहा, बाबूजी, ये लड़की पिछले 3 साल से यही भीख मांग रही है, लेकिन ये किसी से ज्यादा बात नहीं करती। रात में अक्सर डरकर चिल्लाने लगती है और कई बार किसी आदित्य नाम के आदमी को पुकारते हुए रोती रहती है। ये सुनते ही आदित्य पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों के सामने वो सारी रातें घूमने लगी। जब वो अकेले अपने कमरे में बैठकर नंदिता की तस्वीर देखकर रोता था, उसे लगता था कि शायद नंदिता अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन सच तो उससे भी ज्यादा दर्दनाक था। आदित्य ने धीरे से पूछा, नंदिता, मेरे साथ चलो, घर चलो। लेकिन ये सुनते ही नंदिता अचानक जोर जोर से सिर हिलाने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई, चेहरा डर से सफेद पड़ गया और फिर वो कांपती आवाज में बोली, नहीं, नहीं आदित्य, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अगर मैं गई तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। ये सुनते ही आदित्य की आंखों में हैरानी उतर आई। कौन लोग? कौन मार देगा मुझे? नंदिता ने तुरंत अपने होंठ भींच लिए, जैसे उससे गलती हो गई हो।
उसने डरकर चारों तरफ देखा। फिर अचानक वो उठी और भागने लगी, लेकिन कुछ कदम चलते ही उसका कमजोर शरीर लड़खड़ा गया और वो सड़क पर गिर पड़ी। आदित्य भागकर उसके पास पहुंचा। उसने नंदिता को अपनी बाहों में उठा लिया और उसी पल आदित्य को महसूस हुआ कि नंदिता का शरीर बुखार से तप रहा था। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी, जैसे पिछले कई सालों से उसने ठीक से खाना तक नहीं खाया हो। आदित्य ने तुरंत उसे गाड़ी में बैठाया और अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। लेकिन गाड़ी में बैठते ही नंदिता ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो सिर्फ एक बात बार बार कह रही थी, आदित्य, तुम सच जानोगे तो टूट जाओगे। गाड़ी तेज बारिश को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन आदित्य के दिल में उससे भी बड़ा तूफान चल रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसकी पत्नी सिर्फ लापता नहीं हुई थी, बल्कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और उसी रात अस्पताल पहुंचने के बाद आदित्य को नंदिता की फाइल में एक ऐसा नाम दिखने वाला था जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती, क्योंकि उस नाम का रिश्ता उसके अपने परिवार से जुड़ा था। क्या था वो सच? क्या सच में नंदिता की जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई अपना था? और अगर था, तो आखिर 4 साल तक आदित्य उससे अनजान कैसे रहा? अगर आप जानना चाहते हैं कि नंदिता के साथ उन 4 सालों में क्या हुआ और वो कौन लोग थे जिनसे वो आज भी डर रही थी, तो बताइए, क्या आदित्य सच जानने के बाद इंसाफ करेगा या उसका अपना रिश्ता उसे कमजोर बना देगा? अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर आदित्य बेचैनी से लगातार चक्कर लगा रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि जिस औरत को उसने 4 साल तक सिर्फ यादों में जिंदा रखा था, वो आज उसके सामने जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। डॉक्टर अंदर नंदिता का इलाज कर रहे थे और बाहर आदित्य की सांसें हर पल अटक रही थी। उसके कानों में बार बार नंदिता की वही कांपती हुई आवाज गूंज रही थी, अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। आखिर कौन थे वो लोग? आदित्य के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन जवाब सिर्फ नंदिता के पास था, और वो भी इतनी डरी हुई थी कि सच बोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रही थी। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। आदित्य तुरंत उनके पास भागा और घबराई हुई आवाज में बोला, डॉक्टर, मेरी पत्नी ठीक तो है ना? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, देखिए मिस्टर राणा, इनकी हालत बहुत खराब है। शरीर में खून की भारी कमी है, कई पुराने जख्म हैं, और सबसे बड़ी बात, ये पिछले कई सालों से मानसिक डर में जी रही है। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने बहुत बुरी यातनाएं झेली है। ये सुनते ही आदित्य की आंखें भर आई। उसके अंदर गुस्से का तूफान उठने लगा, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि नंदिता खुद उसे छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि उसके साथ कुछ बहुत भयानक हुआ था। डॉक्टर ने आगे कहा, फिलहाल इन्हें होश आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इन्हें किसी भी तरह का मानसिक तनाव मत दीजिएगा। आदित्य चुपचाप सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। उसने अपनी दोनों हथेलियों से चेहरा ढक लिया और 4 साल बाद पहली बार वो फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि जिस दर्द को वो अकेले झेलता रहा, उससे 1000 गुना ज्यादा दर्द नंदिता ने झेला था। कुछ देर बाद नर्स ने आकर बताया कि मरीज को होश आ गया है। आदित्य तेजी से कमरे के अंदर गया। कमरे में हल्की नीली रोशनी जल रही थी। मशीनों की बीप बीप पूरे कमरे में गूंज रही थी और बिस्तर पर लेटी नंदिता बेहद कमजोर लग रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर आदित्य पर पड़ी, उसकी आंखों में फिर वही डर उतर आया। आदित्य धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठ गया। उसने बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में बोला, डर मत नंदिता, अब मैं आ गया हूं। अब तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन यह सुनते ही नंदिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम नहीं जानते आदित्य, जिन लोगों से तुम लड़ने जा रहे हो वो बहुत ताकतवर है। आदित्य की आंखों में गुस्सा उतर आया। मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है
जब बात मेरी पत्नी की हो। अब मुझे सच जानना है, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? नंदिता कुछ पल तक चुप रही, जैसे वो अंदर ही अंदर टूट रही हो। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उस दिन, याद है, तुम दिल्ली मीटिंग के लिए गए थे और मैं घर पर अकेली थी। आदित्य ने सिर हिलाया, उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। नंदिता बोली, उस रात घर में तुम्हारे बड़े भाई विक्रम आए थे। ये नाम सुनते ही आदित्य की आंखें फैल गई। विक्रम राणा, उसका बड़ा भाई, जिसे वो अपने पिता के बाद सबसे ज्यादा सम्मान देता था, जिसने बचपन में उसे अपनी गोद में खिलाया था। क्या उसका इस सबसे कोई रिश्ता हो सकता था? नंदिता ने कांपती आवाज में आगे कहा, विक्रम भैया उस रात नशे में थे। पहले तो उन्होंने अजीब बातें करनी शुरू की, फिर अचानक उनका व्यवहार बदल गया। मैं डर गई थी। मैंने उन्हें जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नंदिता की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जब मैंने उनका विरोध किया तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। मैं चीखी, लेकिन तभी उनके साथ आए 2 आदमी अंदर घुस आए। उन्होंने मेरा मुंह दबा दिया। आदित्य की मुट्ठियां कस चुकी थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। नहीं, ये झूठ है, वो बड़बड़ाया, क्योंकि उसका दिल इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन नंदिता की हालत खुद चीख चीख कर बता रही थी कि वो झूठ नहीं बोल रही। नंदिता ने कांपती हुई आवाज में आगे कहा, उन्होंने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया और शहर से बहुत दूर एक पुराने फार्म हाउस में ले गए। मैं लगातार रोती रही, तुमको पुकारती रही, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। आदित्य अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसके सीने में दर्द बढ़ता जा रहा था। फिर क्या हुआ? नंदिता ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो उन दर्दनाक यादों को दोबारा जी रही हो। वहां मुझे कई दिनों तक बंद रखा गया। मुझे मारा गया, भूखा रखा गया, और बार बार सिर्फ एक बात कही जाती थी कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो तुम्हें मार देंगे। ये सुनते ही आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका अपना भाई इतना गिर कैसे सकता है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। नंदिता ने कांपते हुए कहा, एक रात मैंने विक्रम भैया को फोन पर किसी से बात करते सुना। वो कह रहे थे कि अगर आदित्य को रास्ते से हटाना है तो पहले उसकी सबसे बड़ी ताकत को खत्म करना होगा। आदित्य की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे पहली एहसास एहसास हुआ कि नंदिता सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि उसकी ताकत थी, और किसी ने उसी ताकत को तोड़कर उसे अंदर से खत्म करने की कोशिश की थी। नंदिता आगे बोली, कुछ महीनों बाद जब उन्हें लगा कि मैं पूरी तरह टूट चुकी हूं, तो उन्होंने मुझे शहर के बाहर छोड़ दिया। मैं किसी तरह जिंदा रही, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आई। आदित्य ने तुरंत पूछा, क्यों? तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? नंदिता जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि मैं डर गई थी आदित्य। मुझे लगता था अगर मैं वापस आई तो वो तुम्हें मार देंगे और मैं तुम्हें खो नहीं सकती थी। ये सुनते ही आदित्य पूरी तरह टूट गया। जिस औरत को वो 4 साल तक गलत समझता रहा, वो तो उससे दूर रहकर उसकी जिंदगी बचा रही थी। आदित्य ने नंदिता का हाथ कसकर पकड़ लिया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो नंदिता, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। नंदिता ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द तो था, लेकिन प्यार आज भी वैसा ही था। लेकिन तभी अचानक अस्पताल के बाहर जोर की ब्रेक लगने की आवाज आई। आदित्य ने खिड़की से बाहर देखा और अगले ही पल उसका चेहरा सख्त हो गया। अस्पताल के बाहर काली गाड़ियों का काफिला आकर रुका था और उनमें से उतर रहा था उसका बड़ा भाई विक्रम राणा। विक्रम के चेहरे पर डर नहीं बल्कि गुस्सा था, जैसे उसे पता चल चुका था कि नंदिता जिंदा है। आदित्य की आंखों में अब सिर्फ एक चीज बची थी, बदला। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में अस्पताल के अंदर जो होने वाला है वो उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बन जाएगा।